Hi everyone. Hope you all are doing good. First of all, thank you so much for watching the videos and जिन्होंने भी स्टार्टिंग से सीरीज देखा हुआ है, आप लोग ने जो इतना प्यार दिया उससे काफी मोटिवेशन आया टू कम आउट विथ मोर एंड मोर वीडियो। एंड अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सबका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। तो अभी आपने जो भी पढ़ाई किया है, जितना भी पढ़ाई किया है, भरोसा रखिए अपने प्रिपरेशन पे, अच्छा ही होगा। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर विथ ऑल ऑफ यू। तो ये एक्चुअली वीडियो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए था, तो मैं सोचा कि सिर्फ बेस्ट ऑफ लक बोल के निकलना ठीक नहीं रहेगा। सो आई वुड लाइक टू से गुड लक बाय डूइंग सम क्वेश्चंस। तो सोचा इससे थोड़ा सा क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको मैं गुड लक भी बोल पाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग के क्वेश्चंस करते हैं। अब एकदम रिलैक्स होने का टाइम आ गया है, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, Which of the following statements is least likely correct regarding gross profit margin? ये तीन स्टेटमेंट में से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के टुवर्ड्स कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मतलब दो स्टेटमेंट सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द कंपटीशन इन इंडस्ट्री, सही कह रहा है। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रॉफिट्स कम होते हैं, मार्जिन कम होते हैं। कंपटीशन कम है मतलब मार्जिन ज्यादा है। ए तो सही कह रहा है, अपने को तो गलत ढूंढना है। बी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड्स अ लिक्विडिटी मेजर, गलत हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज अ प्रॉफिटेबिलिटी मेजर नॉट अ लिक्विडिटी मेजर, राइट। तो बी ही रॉन्ग है आपका। क्वेश्चन नंबर टू, which of the following would least likely, again least likely, affect the firm's cash flow from financing activities? बोल रहे हैं तीन में से दो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के आइटम्स है और एक ही नहीं है। लेट्स सी, अ फर्म्स एम्प्लॉय एक्सरसाइजिंग स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो ऑब्वियसली कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी उसको शेयर्स दे देगा, तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बी, अ फर्म इंक्रीजिंग इट्स डिविडेंड पे आउट रेशियो इफेक्टिव इमीडिएटली, डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा रहे हैं मतलब कंपनी को ज्यादा डिविडेंड्स देंगे, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सी, एन इंक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स ऑन डेट सिमिलर टू अ फर्म्स आउटस्टैंडिंग लोन। देखो यार, मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ना फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी कम होता है, राइट। तो फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कोई इनफ्लो आउटफ्लो थोड़ी है, फेयर वैल्यू कम होना। तो सी इज नॉट एन आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सी। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ अ फर्म्स लेवरेज रेशियो इंक्रीजेस इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी विल, रिटर्न ऑन इक्विटी को डू पॉइंट एनालिसिस से अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो इट्स पैड बाय सेल्स इनटू सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू लेवरेज रेशियो। तो किसी को लग रहा होगा सर लेवरेज रेशियो बढ़ने से आरओई बढ़ेगा, नहीं। डिपेंड करता है कि यार कंपनी ने बोरो किया, राइट। अब वो बोरो को कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट रेट क्या बोरिंग रेट से ज्यादा है क्या? अगर इन्वेस्टमेंट रेट बोरिंग रेट से ज्यादा है तो जाके आरओई बढ़ेगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट रेट बोरिंग रेट से कम है तो आरओई गिरेगा। तो कॉन्क्रीटली बोल ही नहीं पाएंगे, राइट। उसके लिए अपने को इन्वेस्टमेंट रेट चाहिए। तो वी कैन नॉट कमेंट concretely whether ROE बढ़ेगा कि गिरेगा, it depends upon the investment rate. So its return on equity will either increase or decrease. C. Question number four, holding everything else constant, assuming a firm does not sell on credit at all, मतलब कोई receivables नहीं है, which of the following ratios for the firm would most likely be equivalent? कैश रेशियो एंड क्विक रेशियो, हाँ सही है। कैश कैश रेशियो क्या होता है? सिर्फ कैश एंड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज रहता है, राइट। एंड क्विक रेशियो में क्या होता है सर? क्विक एसेट्स होता है। क्विक एसेट्स में क्या होता है? कैश एंड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस डेटर्स, लेकिन कंपनी का तो कोई डेटर्स है ही नहीं, तो कहने से कैश रेशियो एंड क्विक रेशियो सेम होगा, राइट। नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। न्यूमरेटर भी सेम हो गया, राइट। कैश रेशियो एंड क्विक रेशियो का न्यूमरेटर सेम हो गया। इफ वी अज्यूम दैट द फर्म डज नॉट सेल ऑन क्रेडिट एट ऑल, तो ए। क्वेश्चन नंबर फाइव, Sasha, a financial analyst, is preparing a report on Vault Managers, a financial management firm in Chicago, USA. Audrey has obtained following information about the firm to estimate key financial ratio. The following exhibit displays so and so. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, राइट। ईबीआईटी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ईबीआईटी अपने को निकालना है, तो क्या करना है? देखो रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू में से आप कॉस्ट ऑफ सर्विस को माइनस करोगे, इंटरेस्ट को माइनस मत करना क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सर्विसेज माइनस सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस डिप्रिसिएशन, दिस डिवाइड बाय रेवेन्यू कितना है? 4,05,000 इंटू 100। लेट्स डू इट। तो 4,05,000 minus 85,200
minus 75,000 minus 45,500, तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज ईबीआईटी, डिवाइड बाय रेवेन्यू कितना है 4,05,000 इंटू 100, तो यार है 49.21%. सी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. ऑल स्टार प्रोडक्ट्स रिपोर्टेड नेट इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके रखा हुआ है 27,50,000 for the year ended 31st December 2010. During the same year, the company had an average of 10,50,000 shares of common stock outstanding. Equity shares 10,50,000 है. In addition to common stock, ASP also had 50,000 of convertible preferred stock. 50,000 का preference shares है. Okay. With each convertible into 10 shares of the firm. हर एक शेयर के बदले 10 इक्विटी शेयर मिलेगा, कन्वर्टेबल है, तो 50,000 के बदले 50,000 इंटू 10 5 लाख, राइट. अगर कन्वर्ट हुआ तो the firm pays a preferred dividend of $15 per share and a common dividend of $20. ASP's diluted EPS is. अब डाइल्यूट कब होगा? जब ये प्रेफर्ड शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, तो कहने से ये प्रेफर्ड इक्विटी में बदल जाएंगे. कितना हो जाएगा? तो 50,000 इंटू 10 5 लाख हो जाएगा, राइट. और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? सिर्फ पैट जो कि देके रखा हुआ 27,50,000, राइट. पैट में से हम लोग पहले क्या माइनस करते थे? प्रेफर्ड डिविडेंड. लेकिन वो प्रेफर्ड शेयर्स अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो माइनस नहीं होगा. तो सर वो केस में आपका डाइल्यूटिव ईपीएस क्या होगा? एट सेम ही रहेगा सर. 27,50,000 डिवाइड बाय पहले इक्विटी शेयर्स कितने थे? 10,50,000 प्लस ये जो प्रेफर्ड शेयर्स जो 50,000 है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, हर एक को 10 शेयर्स मिलेगा, तो 50,000 को कितना मिलेगा? 5 लाख. ब्रैकेट में लिख देता हूँ 50,000 इंटू 10, तो 27,50,000 डिवाइड बाय 15,50,000, 27.5 डिवाइड बाय 15.5, तो यार है 1.77. ए. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ रहा हूं. द कंपनीज ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज क्लोजेस्ट टू. ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालना है. चलो, नेट इनकम देके रखा हुआ है 4,50,000 प्लस डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे. गेन फ्रॉम डिस्पोजल, तो गेन ऑलरेडी क्रेडिट था, उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे. तो एक सेकंड यहीं पे कर रहे हैं. 4,50,000 प्लस डेप्रिसिएशन को ऐड करो. कैश फ्लो में पहुंचना है ना, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है. गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग लिव्ड एसेट, ये तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, अपने को ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे आना है, तो इसको करेंगे माइनस, क्योंकि ऑलरेडी वो नेट इनकम में एडेड है. उसके बाद वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे. अब देखना, अकाउंट्स रिसीवेबल 31 दिसंबर 2014 पे 42,000 था एंड 2015 पे 63 हुआ. अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ना, इट्स अ बैड थिंग ना, पैसा फंस गया है तो बैड थिंग है, तो करेंगे माइनस. इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखो रिलीज हुआ है, पहले 18,500 था 2014 में और 10,000 हो गया है, तो रिलीज हो गया है, राइट. रिलीज हो गया, इट्स अ गुड न्यूज, तो इसको करेंगे ऐड. एसेट साइड में हमेशा याद रखो ना, करंट एसेट अगर बढ़ता है तो पैसा फंस गया, इट्स अ बैड थिंग. और करंट एसेट कम होता है तो पैसा रिलीज हो गया, गुड थिंग, राइट. गुड थिंग को करेंगे ऐड, बैड थिंग को करेंगे माइनस. लाइबिलिटी में देखो, लाइबिलिटी अकाउंट्स पेबल बढ़ गया है, ये तो अच्छी बात है. अकाउंट्स पेबल ज्यादा बढ़ना मतलब अपने को फाइनेंसिंग मिल रहा है, तो प्लस करेंगे 21,830. डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पहले 2014 में था 55,550, बाद में हो गया 40,000. लाइबिलिटी कम हो गया, लाइबिलिटी कम होना इट्स अ बैड थिंग, इसको क्या करेंगे? माइनस. ऐसा गुड थिंग बैड थिंग के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो. लेट्स डू इट. 4,50,000 प्लस 38,000 माइनस 3,250 माइनस 21,000 प्लस 8,500 प्लस 21,830 माइनस 15,550, कितना आ रहा है? 4,78,530. ए. Question number 8. An analyst has been asked to perform a comparative analysis of the financial statements of PIN Enterprises for the most recent years. She initiated the analysis with firm's profitability ratio and compiled the following data. क्या क्या देखे रखा है? 2010 का लेवरेज देखे रखा हुआ है, टोटल एसेट टर्नओवर है, टैक्स बर्डन है, इंटरेस्ट बर्डन है, एबिट मार्जिन है. 2011 का भी सेम है. और बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट डिस्क्राइब्स वन ऑफ द कंक्लूजन. गलत स्टेटमेंट ढूंढना है.
पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इंक्रीज इन द फर्म्स रिटर्न ऑन एसेट। तो रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर तो कमेंट हम तभी कर पाएंगे जब हमने आरओए निकाला हुआ है, तो पहले तो आरओए निकालते हैं। अब आपने रिवाइज किया होगा, आपको इतना फिगर, एक सेकेंड, इतना फिगर ये जो है ना, यहां से यहां तक टोटल एसेट टर्नओवर से लेके एबिट मार्जिन तक अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आरओए निकलेगा। अरे यार, आरओए का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है आरओए का फॉर्मूला, रिटर्न ऑन एसेट, ये होता है सर पैट अपॉन टोटल एसेट, राइट। अब इसको मेरे को डिकम्पोज करना है तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना। देखो यहाँ पे, ये टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, सेल्स अपॉन टोटल एसेट इनटू टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन हमेशा अर्निंग बिफोर टैक्स, अपना सॉरी, ये अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक बार अर्निंग्स बिफोर टैक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, सेम ही है वैसे तो। इनटू इंटरेस्ट बर्डन, इंटरेस्ट बर्डन अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इनटू एबिट मार्जिन क्या होता है, एबिट अपॉन सेल्स। अब देखो, ईबीटी ईबीटी कट, ईबीआईटी कट, सेल्स सेल्स कट, क्या बचा, पैट अपॉन टोटल एसेट्स बचा कि नहीं। तो रिटर्न ऑन एसेट्स को ऐसा मैं डिकम्पोज भी तो कर सकता हूँ, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इनटू टैक्स बर्डन इनटू इंटरेस्ट बर्डन इनटू एबिट मार्जिन। तो प्लीज आरओए निकालना, आरओए फॉर 2010 सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.6 इंटू 5.13, 3.08। रिटर्न ऑन एसेट निकालो फॉर द ईयर 2011, 2.3 इंटू 0.7 इंटू 0.9 इंटू 7.29, ये आ रहा है 10.56। लेट्स सी, तो 3.08% ये 10.56%। अब स्टेटमेंट ए पढ़ रहा हूं, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इंक्रीज इन द फर्म्स आरओए, बढ़ा तो है 3.08 से 10.56 हो गया है, वॉज द राइज इन द नेट प्रॉफिट मार्जिन। हाँ मतलब यहाँ पे एबिट मार्जिन बोल रहा है, एबिट मार्जिन जो बढ़ गया है ना 5.13 से 7.29, इसके वजह से आरओई बहुत ही राइज हो गया, 3.0 से 10.56, एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं। सारे के सारे फिगर्स में देखो, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.6 टू 5.13, और यहाँ पे देखो ना 2 का 2.3 हुआ है, 0.5 का 0.7, 0.6 का 0.9, और प्रॉफिट मार्जिन में 5.13 का 7.29 हुआ है। तो आरओए का बढ़ने का सबसे पीछे कौन है कॉन्ट्रीब्यूटर, एबिट मार्जिन है, तो ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बी क्या बोल रहे हैं, द फर्म्स रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इसके लिए पहले तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी का डिकम्पोजिशन वाइज फॉर्मूला क्या है, जो भी आपका आरओए आता है ना, आरओए इंटू लेवरेज रेशियो, अब यही वाले फॉर्मूला में अगर मैं इंटू लेवरेज रेशियो भी मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज ए बाई ई, तो आपको दिखेगा एसेट्स भी कट हो गया, देखो एसेट्स एसेट्स कट हो गया और बचा पैट अपॉन इक्विटी। तो राइट, तो जो भी आपका आरओई आया है, सॉरी जो भी आपका आरओए आया है उसमें आप मल्टीप्लाई करो लेवरेज, तो आपका क्या आ जाएगा, आरओई आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आरओई फॉर द ईयर 2010 क्या करूंगा, जो भी मेरा रिटर्न ऑन एसेट है दैट इज 3.08, उस पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, लेवरेज रेशियो फॉर द ईयर 2010 कितना है, 1.8, कितना आ रहा है, 3.08 इंटू 1.80, 5.54%। अब आर ओ ई फॉर द ईयर 2011, तो रिटर्न ऑन एसेट कितना है, 10.56 इंटू लेवरेज रेशियो देखो 2011 में कितना है, 2.5, 10.56 इंटू 2.5, 26.4%। आरओई कितने से बढ़ गया, इंक्रीज इन आरओई 26.4 माइनस 5.54, 20.86। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है पता है, आरओए का है। देखो ना, 3.08 इंटू 1.8, उसके बाद आरओई जब आपने 2011 का निकाला तो 10.56 इंटू 2.5, 3.08 से डायरेक्टली 10.56, तो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है आरओई बढ़ाने में, आरओए है, राइट। लेट्स सी, द फर्म्स रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज्ड बाय 20.87%, मोस्टली बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द लेवरेज, गलत, मोस्टली बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन आरओए। तो बी गलत है, अपने को गलत ही ढूंढना है, बी।
क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ फर्म्स प्राइस टू बुक रेशियो इज 1, पीबी रेशियो अगर 1 है ना, इसका मतलब क्या होता है कि यार इन्वेस्टर्स लोग को नॉर्मल रिटर्न कमाने मिलेगा, जो भी मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही उन लोग कमा पाएंगे। अगर पीबी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, पीबी रेशियो ग्रेटर देन मतलब प्राइस पर शेयर इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू पर शेयर, इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंटली शेयर होल्डर का पैसे को यूटिलाइज कर रहा है, तभी तो मार्केट ने ये चीज को समझते हुए प्राइस पर शेयर इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू पर शेयर। अगर ऐसा है, इसका मतलब मोर देन रिक्वायर्ड रिटर्न कमाने का स्कोप है। तो यहाँ पे क्लियर कट बोल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 1 है, इसका मतलब इन्वेस्टर विल अर्न required rate of return, normal profit, right? Equity investors in the firm will most likely earn normal profit only. A. Excess profit कब होता है? जब पीबी रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। Question number 10. The following data relates to a manufacturing concern, financial performance and efficiency. बिगिनिंग इन्वेंट्री देके रखा हुआ है, एंडिंग इन्वेंट्री देके रखा हुआ है 2012 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2012 का देके रखा हुआ है। क्या पूछा गया क्वेश्चन? रिलेटेड टू 2012 द फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो 2012 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 1,80,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज नथिंग बट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था 2012 में? 70,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 50,000 डिवाइड बाय 2। तो कहने से 1,80,000 divided by 70,000 plus 50,000, 1,20,000, 1,20,000 divided by 2 is 60,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2012 का 3 है। अब अपने को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है फॉर द ईयर 2013, सेम फॉर्मूला। लेकिन आप 2013 में देखो, इन लोगों ने क्वार्टर का डिटेल्स देके रखा हुआ है, ध्यान से देखो तो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फर्स्ट क्वार्टर में इतना, एवरेज इन्वेंट्री फर्स्ट क्वार्टर। तो एक बार क्वार्टरली निकालते हैं, उसके बाद उसको साल में कन्वर्ट कर देंगे ना, इंटू 4 करके। क्वार्टरली इतना तो साल का कितना, इंटू 4 कर देंगे, राइट? तो क्वार्टरली सीओजीएस क्वार्टर का कितना है? 45,000 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 66,000। अब इसको मेरे को एनुअलाइज करने के लिए इंटू 4 कर दूंगा मैं, राइट? एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं ना, तो 45,000 डिवाइड बाई 66,000 इंटू 4, तो क्या आ रहा है? 2.72, 2.72। तो अपने को दिख रहा है 2013 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज लेस। क्या बोल रहा है? रिलेटिव टू 2012 द फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन 2013 क्या? डिटीरियोरेटेड। इसके अंदर पूरा का पूरा 11 to 15 है। क्वेश्चन नंबर 11 to 15, दिस इज 11, दिस इज 12, दिस इज 13, दिस इज 14 एंड दिस इज 15। चलिए, इन्वेस्टर्स should be most attracted to return distributions that are positively skewed। अज्यूम कर रहे हैं कि यार इन्वेस्टर ने लॉन्ग किया है, स्टॉक बाई करके रखा है, वो तो चाहेगा कि यार कोई भी आउटलायर्स राइट साइड हो, पॉजिटिव की तरफ हो ना, तो पॉजिटिवली स्क्यूड। द फिगर टू द राइट shows the histogram for the distribution of weekly returns on an index, the median of the return। ये डायग्राम को देखते हुए लग रहा है कि ये राइट स्क्यूड है। देखो, ऐसा डायग्राम तो राइट स्क्यूड ही होता है ना, तो राइट स्क्यूड है, इसका मतलब मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, या फिर बोले तो मीडियन लेस देन मीन। लेट्स सी, the median of the return if compared to mean will be most likely lower, median less than mean, right, will be smaller। तो will का what? A। और डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को ना हम लोग क्या कहते हैं? पैरामीटर्स कहते हैं, राइट? और सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग सैंपल स्टेटिस्टिक कहते हैं, मतलब सैंपल का मीन को स्टेटिस्टिक कहेंगे, पॉपुलेशन के मीन को पैरामीटर कहते हैं। A descriptive measure of the population characteristic is best described as parameter A। The arithmetic and geometric mean are calculated for the same data. Okay, if there is variability in the data, variability in the data का मतलब फिगर्स अगर अलग अलग हैं, तो उस केस में अपने को पता ही है कि AM is greater than GM, या फिर बोलो तो GM less than AM, right? Compared with arithmetic mean, the geometric mean will most likely be lower, smaller, A।
Which of the following most accurately describes a distribution that is more peaked than normal is leptokurtic? सी, पहला वाला ऑप्शन है मेसोकर्टिक, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ। प्लैटिकर्टिक का मतलब थिनर टेल्स एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेप्टोकर्टिक का मतलब उसका टेल्स बोल रहा हूँ, उसका जो बीच का वैल्यू होता है ना, दैट इज मोर पीक, एंड टेल्स क्या होता है, फैटर होता है, राइट। लेप्टोकर्टिक फैटर टेल्स, प्लैटिकर्टिक पतला थिनर टेल्स, एंड मेसोकर्टिक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। पूछा क्या है अपने को, दैट इज मोर पीक्ड, बीच में सबसे ज्यादा पीक किसका होता है, लेप्टो का होता है। ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन सेट करा के आपको मेरे को ऑल द बेस्ट कहना था। तो घबराना नहीं है फ्रेंड्स, काफी अच्छा प्रिपरेशन आपने किया हुआ है। मैंने भी कोशिश किया मेरे एंड से जितना बन पड़ा कि आपके कॉन्फिडेंस को मैं बूस्ट करूं, राइट। फिर भी कुछ ऐसा मिस आउट हो गया रहेगा तो उसके लिए सॉरी, टाइम का कंस्ट्रेंट था, बहुत सारा चीज था। बट पूरा कोशिश किया है कि जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम तक मेंटेन रहे, सॉलिड रहे, राइट। रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए, रेफर कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, एंड एग्जाम टाइम में बिना स्ट्रेस में आए परफॉर्मेंस देना, आप बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। सो विद दिस आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट। अपना रिजल्ट्स प्लीज शेयर करना मुझसे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलो, थैंक यू सो मच।